गवर्नमेंट के आज के सवाल क्या हैं? अगर समय पर स्कूल आए तो डिजिटल हाजिरी से घबराएं। स्कूलों में लागू डिजिटल अटेंडेंस, टीचर्स की बड़ी टेंशन। लेट लतीफी पर कसेगी लगाम, टीचर्स और सरकार में बढ़ेगा घमासान। सरकारी स्कूलों में होगा सुधार, डिजिटल अटेंडेंस की थी दरकार। अगर बच्चों को पढ़ाना है, हाजिरी से क्यों घबराना है? और इसी के साथ इसी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तमाम जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, भुवन भास्कर जी हैं, एसपी से प्रवक्ता, नेहा शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल जीडी गोयनका स्कूल गाजियाबाद से। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूं क्योंकि देखिए आज शिक्षकों का मुद्दा हमने उठाया है, तो इसलिए सबसे पहले नेहा शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सरकार की ओर से जो फरमान जारी किया गया है जिसका विरोध इस समय शिक्षक करते दिखाई दे रहे हैं, उसे कितना सही और कितना गलत माना जाए? शिक्षकों की जो मांगे हैं वो क्या कहते हैं और उन्हें कैसे तार्किक समझा जाए? मतलब आप ये मान सकते हैं कार्य है जहां पर आपका काम शिक्षा देना है और निस्वार्थ भाव से देना है, इस तरह से देना है कि हम बच्चों का अधिक से अधिक बेहतर कर सके, उनका भविष्य सुधार सके। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि देखिए जो भी कुछ है एक हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे को। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहां पर ये व्यवस्था बहुत पहले से लागू की गई है। अगर हम बहुत सारे अन्य प्रदेशों की बात करें, दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और बहुत सारे प्रदेशों की बात करें, वहां भी ये व्यवस्था पहले से ही लागू है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बदलाव के साथ इस एक प्रक्रिया को हम अपनाएं और साथ में इसकी जो अच्छाई है उस पर ध्यान दें, ना कि इसकी बुराइयां ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश करें। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपने दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर पहले से ही व्यवस्था है, जब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स आ सकते हैं अपनी डिजिटल के जरिए वो अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, तो आखिरकार सरकारी स्कूलों में ये क्यों नहीं हो सकता है? भुवन भास्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन भास्कर जी, आप देखिए अभी बात करें तो विपक्ष के तौर पर इसे किस तरीके से देखते हैं? सरकार की ओर से आदेश दिया गया, क्योंकि आप लोग भी जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो जो टीचर्स की मांग है वो क्या कहती है? दीपशिका जी, पहले तो मैं आपसे और आपकी टीम से अनुरोध करूंगा नाम को ठीक कर दिया जाए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। अभी टीम से कहती हूँ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। जी, लगातार आपके चैनल से जुड़ा रहता हूँ जी। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से नेहा जी की बात सुन पा रहा था। नेहा जी एक प्राइवेट संस्थान की प्रिंसिपल है और शिक्षक है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि वो शिक्षक नहीं है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ जो प्राइवेट स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूल होते हैं उनमें बहुत सारा अंतर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको सरकार की कई अन्य कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग लेना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे अन्य विभागों के जो काम आते हैं उसमें भी उनकी सहभागिता होती है। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें टीचरों पर ये वर्क नहीं होता कि वो जाके बच्चों को स्कूल आने के लिए निकाले, घर से निकालें, ये काम नहीं होता प्राइवेट स्कूल का। वो अपना टाइम पे पहुंचेगी टीचर और वहां पर अध्यापन कराने का काम करेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकार ने योजना बना रखी है कि घरों से भी उनको निकाला जाए, तो ये दिक्कत का विषय। और ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, हरधर्मिता की सरकार, ये किसी से बात नहीं करना चाहती है, विपक्ष के लोगों से बात नहीं करेगी। जो टीचर्स की एसोसिएशन है, सरकारी जो संस्थाएं हैं, उनसे बात नहीं करेगी। ये सौहार्द, देखिए आप ही बता रही थी दीपशिका जी, ये नियम जो है 15 तारीख से लागू होना था, लेकिन आज से ही लागू हो गया 8 तारीख से, जैसा आपने मुझे बताने का काम करा। तो क्या जल्दीबाजी थी सरकार को कि 7 दिन के बाद भी इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता था और उन विसंगतियों को भी दूर किया जा सकता था जो टीचर्स के और सरकार के बीच में आ रहे हैं। लेकिन सरकार तानाशाही की सरकार है, योगी सरकार, और ये किसी भी बात नहीं करेंगे ना। विपक्ष के लोगों से बात करना तो चलिए छोड़िए, इनके स्वभाव में नहीं है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो लखनऊ की सरकार हो। लेकिन निश्चित तौर पे उन एसोसिएशन का जिनका अनुभव होता है और उनके, चलिए कुछ मुद्दे आपने उठाए हैं और उसके साथ ही इन मुद्दों के साथ ही मैं संजय चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। 3 चीजें मैं यहाँ पर कहूंगी। पहली चीज ये कि मानते हैं कि हम समय में पीछे नहीं जा सकते हैं,
अभी ऑनलाइन जमाना है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, बीजेपी तो ये नारा भी देती है, तो जाहिर तौर पर काफी हद तक ये चीज सही भी है। लेकिन बरसात के मौसम में हमने देखा है सड़कें बंद हो जाती है, कभी कभी स्कूलों में। बलरामपुर की एक तस्वीर ट्विटर पर बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है, सरकारी स्कूल की तस्वीर है, पानी लबालब वहां पर भरा हुआ है। टीचर्स कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जब टीचर्स पहुंचे तो उनकी हाजिरी वहां पर अगर होती है लेट तो उनकी सैलरी कट जाएगी हाफ डे की, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी कि आप भी मानते हैं कि कुछ विसंगतियां रह गई हैं, उन विसंगतियों पर अगर काम कर लिया जाए तो हो सकता है ये सबसे बेहतर व्यवस्था हो। देखिए, सारी विसंगतियों पर बात होने के बाद ही प्रदेश सरकार ने शिक्षक संगठनों के साथ बात करने के बाद ही इस नियम को बनाया है। देखिए, वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे तथ्यों को गलत ढंग से रखते हैं। मेरे मित्र भुवन भास्कर जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को बच्चों को लाना पड़ता है। आप विद्यालय में आइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए, जो आप पहले भी लगाते रहे हैं, क्योंकि हर विद्यालय में उपस्थिति का एक रजिस्टर होता है जिसमें साइन करके और शिक्षक टाइम लिखता है। तो जो प्रक्रिया पहले कर रहे थे उस प्रक्रिया को करने में क्या उनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पर आइए, और अगर प्रशासन इस बात की निर्देश देता है कि उसके आप जाइए और उसके बाद जाकर अगर विद्यालय में शिक्षक को छात्रों को लाने की जरूरत है तो वो कीजिए। सरकार ये तो नहीं कह रही कि आप अपने समय सीमा से पहले आकर बच्चों को लेकर आइए। दूसरी बात, देखिए, शिक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर जिन बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा है वो गरीबों के बच्चे हैं, वो दलितों के बच्चे हैं, वो शोषितों के बच्चे हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। इन ऐसे लोगों को जो समाज में सबसे पीछे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षक समय से आए। बिल्कुल, इसी सवाल के साथ में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी के पास जाना चाहूंगी। भुवन भास्कर जोशी जी, जो यहाँ पर हमारे सहयोगी संजय जी सवाल उठा रहे हैं वो ये कि पहले भी तो पी लगाया जाता था अटेंडेंस पर, यानी कि वो समय पर पहुंचते थे। अगर उस समय ये तमाम दिक्कतें थी तो शिक्षकों को उस समय ये गतिरोध जो है वो बयां करना चाहिए था। अगर वो मन से सही समय पर आते या इतने प्रतिबद्ध होते अपने समय के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों के कई वीडियोस जो हैं हमने वो देखे, उसमें देखा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कहां पर जा रहा है। और ऐसे में डिजिटलाइजेशन में ये कह रहे हैं कि विसंगतियां दूर कर दी गई हैं। बड़ा सवाल ये कि अभी भी तो प्रेजेंट ही लगानी है, बस रजिस्टर की जगह वो डिजिटल लगेगी। दीपशिका जी, ये किसी से छुपा नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी, जो शिक्षक हैं, उन लोगों पर सरकार के कार्यक्रमों का लोड होता है। सरकार के बहुत सारे ऐसे अन्य विभाग हैं जिनका काम भी सरकारी टीचरों से लिया जाता है। हमें ये दिक्कत नहीं है कि ये हर काल में लिया जाता है, लेकिन आज सरकार को 15 तारीख को जो नियम लानी थी उसको इतनी जल्दी क्या है? क्या सरकार की जल्दबाजी है? क्या सरकार विपक्ष के चलिए, ये दो सवाल की जो सरकारी कार्यक्रमों में संलिप्तता होती है अध्यापकों की, उसको लेकर मैं पूछूंगी संजय जी से, और इसी के साथ एक और सवाल जो आपने उठाया है उसको लेकर भी मैं बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर पहले नेहा शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। नेहा शर्मा जी, देखिए, प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में अगर मैं एक अध्यापक के तौर पर बात करूं तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी यही होती है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए। हम जिन बच्चों को ये सिखाते हैं कि समय कितना कीमती है, वो अध्यापक खुद समय से पहुंचे। सरकारी स्कूलों के कई वीडियोस भी आपने देखे होंगे। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर ये जानना आपसे समझना चाहूंगी कि अब जिसके लिए बवाल हो रहा है वो ये कि वो जो अध्यापक पहले समय से आते थे और प्रेजेंट अपना रजिस्टर में लिख लिया जाता था, अब वही प्रेजेंट उन्हें अंगूठे के जरिए डिजिटलाइजेशन से देना है। बड़ा सवाल ये कि अगर अभी इतनी दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत पहले भी तो हो सकती थी अगर समय पर पी नहीं लिखा जाता। यानी कि क्या पहले भी कोई लूप होल था, उसे कवर कर लिया जाता था क्योंकि ऑफलाइन सिस्टम का फायदा उठाया जाता था? जी, जिस तरीके से विरोध हो रहा है उस तरीके से तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी, मैं मानती हूँ कि ड्यूटीज दी जाती हैं, पर ऐसी स्थिति में ये सरकारी ड्यूटी अगर दी भी जाती है तो टीचर को ऑन ड्यूटी मार्क किया जाता है। उसमें माना जाता है कि उसकी प्रेजेंस वहां पर होगी ही नहीं, क्योंकि वो एक नियत ड्यूटी को
पूरा कर रहे हैं। तो इस स्थिति में तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। जब आप ड्यूटी पर हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर उस चीज के लिए प्रेजेंट माना ही जाएगा कि आप कहीं और हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। और अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में कुल मिलाकर कुछ घंटों का समय होता है जो हमें देना पड़ता है। चलिए, अब हाँ, समय ये बहुत अच्छा बिंदु आपने यहाँ पर उठाया है। संजय जी से इस बात का जान लेते हैं। संजय जी, जो विपक्षी पार्टियां उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है, वो ये कह रही हैं कि विसंगतियां हैं। विसंगतियां ये कि सरकारी कामों में संलिप्तता रहती है उन अध्यापकों की, उसको लेकर क्या एक सिस्टम रहता है अगर ये ऑनलाइन जिस तरीके से आपको हाजिरी लगानी होती है, और दूसरी चीज ये कि अगर किसी प्रकार की कोई भी आपदा अगर रहती है या विपदा अगर रहती है, जिस तरीके से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं या फिर पानी आ जाता है, उस समय क्या कुछ स्थिति रहती है, किस तरीके से उन अध्यापकों को प्रेजेंट मार्क किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ भ्रम फैलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमने देखा है शुरू से ये नकल के समर्थक हैं, ये अराजकता के समर्थक हैं, ये पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों की शिक्षा के विरोधी हैं। तभी तो देखिए ये कह रहे हैं कि उनको दूसरे काम शासकीय आधार पर प्रशासनिक आदेश से दिए जाते हैं, और एक सरकारी कर्मचारी अगर दूसरे काम में लगा है तो उसकी वहां अटेंडेंस होती है। अगर वो निर्वाचन की ड्यूटी में लगा है तो उसका वहां पर निर्वाचन में जो निर्वाचन का अधिकारी होता है वहां उसका सिग्नेचर होता है, वहां उसकी ड्यूटी लगती है, और वही के ड्यूटी के आधार पर उसको पेमेंट भी होता है। तो ये कहकर ये गलत तथ्यों को रख रहे हैं। मुझे लगता है भविष्य के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए, और दलित, वंचित, शोषित जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनके उत्थान के लिए, साथ साथ शिक्षकों के, चलिए, यानी कि वो जो अध्यापक हैं वो ऑन ड्यूटी रहते हैं, उन्हें इसकी सैलरी मिलती है। और इसी के साथ एक और सवाल आपसे किया था संजय जी, वो ये कि जिस तरीके से ट्विटर पर तस्वीर वायरल हो रही है बलरामपुर के स्कूल की, पानी लबालब भरा हुआ है, वहां पर टीचर आधा घंटा तो क्या शायद आज पूरा दिन भी ना जा पहुंचे हो। अब बड़ा सवाल ये है कि एक सहूलियत तो आधे घंटे की कर दी गई है कि आधे घंटे में आप पंच कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये स्थिति बनी रहती है तो उनकी सैलरी पर इफेक्ट होगा, हाफ डे की सैलरी जाएगी और बाकी चीजें भी प्रभावित होगी। उसके लिए क्या आप लोगों के पास समाधान या विकल्प है? दीप शिखा जी, इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है जी। 3 दिन तक लगातार अगर आधे घंटे से ज्यादा की देरी होगी तब इस पर एक्शन होगा। तो मैंने कहा ना कि ये केवल गलत तथ्यों को रख रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। संजय जी, बात नहीं समझे आप। संजय जी, मैं ये कह रही हूं कि वहां पर पानी भरा हुआ है, आधा घंटा छोड़िए आप 2 घंटे तक स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं स्कूल का सिस्टम भी, पानी भरने की वजह से, सड़क ना होने की वजह से। इस तस्वीर में क्या विकल्प रहेगा उन शिक्षकों के पास, ये मेरा सवाल है। देखिए, ऐसी स्थिति जहां भी होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा है, अगर बारिश होती है तो रेनी डे होता है कि नहीं होता है? वो कोई आज से हो रहा है, वो तो पहले से हो रहा है। और जहां पर रेनी डे हो रहा है वहां स्कूलों की छुट्टी हो रही है। छुट्टी के कारण जब छुट्टी रहेगी तब यह शिक्षक से अपेक्षा थोड़ी ना की जाएगी कि वो आए और अटेंडेंस लगाए। तो मुझे लगता है कि भ्रम फैलाने के बजाय देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और स्वयं शिक्षकों के लिए। संजय जी, इसी सवाल के साथ आपके पास में आऊंगी। प्रोफेसर भुवन जोशी जी काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर भुवन जी। देखिए, देश क्या देख पा रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? प्रदेश देख पा रहा है, उत्तर प्रदेश है, झूठ कौन बोल रहा है? जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, जो परीक्षाएं लगातार लीक करा रही है, नकल करा रही है, तरह तरह के जिन पे आरोप है, नीट का हुआ, नेट का हुआ, लगातार उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है, देश रिकॉर्ड बना रहा है, वो लोग नकल की बातें करेंगे। और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। हम लोगों ने जो वहां पर वेतन देने का काम करा, सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करा, प्लीज थोड़ा शालीन रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी राजनीतिक इच्छा, अटेंडेंस के विषय पर बात कीजिए भुवन भाई। आप जो सब्जेक्ट है उस पर बात कीजिए। आप प्रोफेसर हैं ना, आप अपने सब्जेक्ट पर बात कीजिए। आप जो चर्चा का विषय है, आप गलत तथ्यों। संजय जी, एक बार भुवन जोशी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद नेहा जी के पास में जाऊंगे। भुवन जी, दीपशिखा जी, भुवन जी बोलिए। ये देखिए, हम समाजवादी, देखिए मुझे पता है आप लोग ही हैं जो वंचितों की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और मैं आपको बताना
मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो टीचर है, शिक्षक मित्र है, 35-40 हजार तक उनका वेतन करने का काम करा। चलिए नेहा जी से जो यहाँ पर हमारा मुद्दा है उसको लेकर एक बड़ा सवाल पूछ लेती हूँ। नेहा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए ये जो स्थिति यहाँ पर मैंने बयां की है कि अगर किसी नगर की मैं बात करूं, किसी गांव की बात करूं, जाहिर तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहां पर उसे घोषित नहीं किया जाएगा कि छुट्टी है, जब कुछ बड़ा होता है तभी घोषित किया जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए टीचर्स का या बच्चों का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में सीधी बात सैलरी पर आएगी। प्राइवेट स्कूलों के सामने भी अक्सर ऐसी स्थिति रहती है, वहां पर किस तरीके से निपटा जाता है, क्योंकि वहां तो ना कोई सरकार है, ना कोई प्रशासन है, ना ही किसी से आप गुहार लगा सकते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके की कोई स्थिति आती है, जाहिर सी बात है ये हमेशा तो होता नहीं, बीच में कभी कभार ऐसी स्थिति आ भी जाती है। तो ये जो भी स्थिति होती है उसके लिए प्रिंसिपल मैनेजमेंट आपस में स्वविवेक से निर्धारित करते हैं कि भाई क्या करना बच्चों के और शिक्षकों के हित में होगा और उसी के अनुरूप फैसला ले लिया जाता है। कई बार हम लोग को रेनी डे भी अनाउंस करना पड़ता है, भाई बारिश हो रही है, कोई नहीं आ पा रहा तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक रोजमर्रा की स्थिति है जहां पर परेशानी इतनी है। और सरकारी स्कूलों में भी जहां तक मुझे लगता है कि वो तो उस शहर में ही रहा है ना, तो वहां के बीएसए से या डीओई से या डीआईओएस से जो भी आपके सक्षम अधिकारी हैं, आप उनके पास ये बात पहुंचा सकते हैं एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि भाई इस दिन ये स्थिति बनी थी, ये स्थिति नॉर्मल नहीं है और इसके अनुरूप हमारे को इस तरीके की छूट दी जाए। अप्रूवल का भी एक सिस्टम होता है हर जगह पर, हर महकमे में, जहां पर चीजें लीक से हटके हो रही होती है या रूटीन में नहीं होती हैं, वहां पर अप्रूवल्स लेकर भी काम किए जा सकते हैं और मुझे लगता है इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। हम अगर अपवादों पर लड़ाई करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसी सवाल के साथ संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, अटेंडेंस रेगुलराइज सिस्टम, इसका क्या कुछ विकल्प रहेगा शिक्षकों के पास? क्योंकि अगर एक गांव में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो पूरे शहर में या उसी गांव में छुट्टी तो घोषित करना मुश्किल होगा प्रशासन के लिए भी, तो ऐसे में अटेंडेंस रेगुलराइज का सिस्टम क्या रहेगा? देखिए, डिजिटलाइजेशन जरूरी है भारत के लिए। कोरोना में हमने देखा कि जब हमें डिजिटल नॉलेज जीरो थी तो कितना बड़ा दंश झेला था भारत ने। डिजिटलाइजेशन जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जो ब्लॉक के ऊपर शिक्षा का अधिकारी है वो इस पर निर्णय लेगा। दीपशिखा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आज शिक्षक को छुट्टी लेने के लिए कोई कागज पर एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। आज वो डिजिटली अपनी छुट्टी के लिए आवेदन करता है। अटेंडेंस रेगुलराइज अगर किसी भी स्थिति में पहुंच, जी मैंने कहा कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है। उनकी छुट्टी के लिए, आकस्मिक छुट्टी के लिए, उनकी लंबी छुट्टी के लिए, मेडिकल छुट्टी के लिए वो डिजिटल माध्यम से ही अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई कठिनाई होने की बात है। यानी कि जो शिक्षक हैं उन्हें छुट्टी लेनी होगी अगर इस तरीके की स्थिति हो जाती है तो? नहीं, देखिए, लोकल लेवल पर निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना होगी, हमने देखा है बहुत अधिक शीत हो जाती है तो छुट्टी होती है, बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो छुट्टी होती है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो शिक्षा विभाग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छुट्टी कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये तो उत्तर प्रदेश की गति के लिए, चलिए, आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ